नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून पर लागू करने के फैसले से एक भी इंच पीछे नहीं हटेगी सरकार। जोधपुर रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को दी बहस की चुनौती। सीएए के समर्थन में 5 जनवरी से बीजेपी चलाएगी 10 दिन का जनसंपर्क अभियान। राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का राज्य सरकार को नोटिस। 4 हफ्ते में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोटा के सीएमओ को फिर किया तलब। केंद्रीय टीम ने शिशुओं की मौत की वजहों का पता लगाने के लिए शुरू की जांच। पाकिस्तान स्थित पवित्र ननकाना साहिब गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की भारत ने की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा, सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए पाकिस्तान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने भी जताई चिंता। बगदाद के उत्तर में ताजा अमेरिकी हमले में मारे गए 5 ईरान समर्थक मिलिशिया। चरम पर तनाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, युद्ध शुरू नहीं बल्कि खत्म करने के लिए ईरानी कमांडर पर की कार्रवाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, दुनिया नहीं झेल सकती एक और खाड़ी युद्ध। भारत ने भी दी संयम बरतने की सलाह। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो रहा है 28वां विश्व पुस्तक मेला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित होगा किताबों का महाकुंभ। 23 देशों के 600 से ज्यादा प्रकाशक शामिल। 12 जनवरी तक चलेगा मेला। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मसले पर बीजेपी सरकार के फैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में अमित शाह ने जोधपुर में कल एक जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति की आदत पड़ गई है और उसने नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार किया है। मैं इस पूरे देश को बताना चाहता हूं कि पूरा भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि जो शरणार्थी आए हैं, प्रताड़ित है, दुखी है, सताए हुए हैं, उनको नागरिकता देना ये उनके मानव अधिकारों का रक्षण करना है और नरेंद्र मोदी सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से बीजेपी 3 करोड़ लोगों के घरों में जाकर नागरिकता संशोधन कानून पर फैले भ्रम को दूर करने वाली है। अमित शाह ने कहा कि वो देश की जनता के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने सीएए का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों को कानून के बारे में चर्चा करने की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में कहीं भी किसी भी नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। और ये सारी पार्टियों को मैं आज चुनौती देने आया हूं। आप कहते हो कि इससे देश के अंदर अल्पसंख्यकों का नागरिकता चली जाएगी। राहुल बाबा, कानून पढ़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ, और नहीं पढ़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर आपको भेज देता हूं। इटाली की भी भाषा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शुक्रवार को गोवा की राजधानी पणजी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रैली को संबोधित किया। उन्होंने दोहराया कि ये कानून नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही है। मैं फिर से यहां से चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, 10 लाइनें सीएए पर बोलो और 2 लाइनें बोलो कि इसका विरोध क्या है। मैं चैलेंज देता हूं। ये कानून देने का है, लेने का है ही नहीं, और आप गुमराह कर रहे हो लोगों को।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्ष जानबूझकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। कल मुंबई में एक समारोह में पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी दल खुद के लिए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हिंसा का सहारा लेने के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने बिना किसी भेदभाव के हर धर्म को सुरक्षा प्रदान की है और धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम से न्याय मिला है। मैं समझता हूं विपक्ष शायद कंफ्यूज्ड है या एक डेलिब्रेट प्लान के हिसाब से कोशिश कर रहा है कि जनता को कंफ्यूज किया जाए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। गलतफहमियों के आधार पर अलग अलग स्थानों पे हिंसा की भी वारदात करने की कोशिश की। देश भर में हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे। अंदाजन 3 करोड़ परिवारों के साथ अगले 10 दिन में संपर्क होगा और जो गलतफहमियां प्रसिद्ध करने की कोशिश हुई है उसको हम खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। बीजेपी महासचिव अनिल जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीजेपी 5 जनवरी से घर घर संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत पार्टी 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी के नेता देश के सभी जिलों में पत्रकार गोष्ठी और रैली के माध्यम से लोगों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात कर सीएए पर स्पष्टता पेश करेंगे। देश में जो घर घर संपर्क अभियान है, इसके तहत हमने 5 तारीख को लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा है। 5 तारीख को एक साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता कहीं ना कहीं घर घर संपर्क अभियान प्रारंभ करेंगे और उसमें माननीय अमित शाह जी दिल्ली से, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो गाजियाबाद से, माननीय राजनाथ सिंह जी लखनऊ से, नितिन गडकरी जी नागपुर से, ऐसे सभी वरिष्ठ नेता और सभी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट्स भेज दी है। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल लोगों के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय रूप से शामिल था। पीएफआई के उत्तर प्रदेश प्रमुख वसीम और अन्य 16 कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी लखनऊ में हिंसा को अंजाम देने के लिए गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के कुल 25 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा है कि पुलिस के पास पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जिनके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। रिहाई मंच समेत अन्य गुटों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इन्वॉल्व रहा है। यही कारण है कि हमने 25 उनके सक्रिय मेंबर्स को गिरफ्तार किया। हमारे पास एम्पल प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं, हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो हैं उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उन्होंने बहुत ही सक्रिय रूप से मोबिलाइज किया है और इस मोबिलाइजेशन में पीएफआई का हाथ रहा है और यही कारण है कि हमने गृह विभाग को अनुरोध किया है कि हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करें।
भारत ने पाकिस्तान में पवित्र ननकाना साहिब गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है और पड़ोसी देश से वहां सिखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी के जन्मस्थान पवित्र ननकाना साहिब में सिखों के साथ हिंसा हुई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत इस पवित्र स्थान पर तोड़फोड़ और बेअदबी की हरकतों की कड़ी निंदा करता है और पाकिस्तान सरकार से सिखों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि उन बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए जो इस पवित्र गुरुद्वारे में बेअदबी में शामिल हैं और जिन्होंने अल्पसंख्यक सिखों पर हमला किया है। खबरों के अनुसार गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर एक भीड़ ने हमला किया और शुक्रवार को ननकाना साहिब में स्थानीय लोगों ने शुक्रवार को सिख श्रद्धालुओं पर पथराव किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल ने इस घटना का खंडन किया और इस पर गंभीर चिंता जाहिर की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से दखल देने को कहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वहां फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जाए, साथ ही ऐतिहासिक गुरुद्वारे को भी बचाया जाए। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद प्रीत कौर गिल ने भी पाकिस्तान में सिख समुदाय पर हमले और इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पाकिस्तान झूठ फैलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने फर्जी खबर फैलाने को लेकर शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना की। खान ने भारत की घटना बताते हुए एक वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन वो बांग्लादेश की घटना निकली। बाद में इमरान खान के अकाउंट से इस वीडियो को हटा लिया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि इमरान खान ने फर्जी खबर ट्वीट की और पकड़े जाने पर ट्वीट्स को हटा दिया है, वो फिर वही करेंगे। रवीश कुमार ने हैशटैग दिया, पुरानी आदतें बमुश्किल जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की 2 दिवसीय बैठक आज भी जारी रहेगी। बैठक कल शाम 6 बजे से शुरू हुई। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में ये बैठक आज भी होगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नीतियां बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया था और इसके तहत बने सेक्टोरल ग्रुप ने कल विभिन्न मंत्रालयों के बारे में प्रेजेंटेशन दी। साथ ही सभी मंत्रालयों की अगले 5 साल के लिए योजना पर प्रेजेंटेशन होने की भी खबर है। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और हाल में आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा भी बैठक में होने की उम्मीद है। चर्चा के दौरान आए सुझावों को बजट में शामिल करने की उम्मीद है। बैठक में भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी मंथन होगा। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर 2019 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये तीसरी बैठक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोटा के एक सरकारी अस्पताल में दिसंबर में 100 से अधिक शिशुओं की मौत के सिलसिले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने बयान में कहा है कि उसने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस बीच केंद्रीय सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय टीम ने कल राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा किया और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगुवाई वाली इस टीम ने एम्स के डॉक्टर, हेल्थ फाइनेंस एंड रीजनल डायरेक्टर और जयपुर हेल्थ सर्विस के लोग शामिल हैं। केंद्रीय टीम जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स की मदद के साथ बच्चों की मौत की वजहों की समीक्षा भी करेगी। तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने पहले के संबंध पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने पर शुक्रवार को उन्हें एक बार फिर से तलब किया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और कोटा के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह ने भी जेके लोन अस्पताल जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं और हालात की जानकारी ली। रघु शर्मा ने कहा कि अस्पताल में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जा रहा है और इसमें अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा जितने भी यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वेंटिलेटर है, नेबुलाइजर है, चाहे और जो भी इक्विपमेंट्स की यहाँ जरूरत है, 15 जनवरी तक वो अपडेट हो जाएंगे। अभी हमने ऑर्डर भी दे दिया है। पैसे की व्यवस्था यहाँ पे है, जैसा मंत्री जी ने कहा 6 करोड़ रुपए यहाँ मौजूद है। तो हमारे इंटेंशन में किसी तरह की कोई आपको कमी नजर नहीं आनी चाहिए।
जेके लोन अस्पताल में भर्ती बच्चों और महिलाओं के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और दवाओं की कमी है। शिशु वार्ड में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन यूनिट और हीटर की सुविधा नहीं होने से भी लोग नाराज हैं। एक बेड पर कई बच्चों को भर्ती किया गया है। व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है और अभी काम हो रहा है वो भी कोई सही नहीं हो रहा है। संतोषजनक काम नहीं है अभी मंत्री जी आ रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है कुछ काम हो रहा है, अन्यथा कुछ काम नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं है, ना हीटर है ना कुछ है। क्या तीन क्या मतलब ना बच्चे एक बेड पे पड़े हुए हैं, इसलिए संक्रमण हो रहे हैं यहाँ पे लोग। क्या व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, लोग ठंड से मारे जा रहे हैं बेचारे गरीब लोग। कुछ भी नहीं है, साफ सफाई 2 दिन तक शाम रहे थे और रात को दूसरा ना लाए 13,500 का वो आने थे। वो हीटर जब 4 10 12 पलंग जाने जाके घर में आई वहाँ का दूसरा। उधर कोटा से ही सटे बूंदी के सरकारी अस्पताल में भी नवजात बच्चों की मौत की घटना सामने आई है। पिछले 1 महीने में 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। बूंदी के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का खुलासा तब हुआ जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया। ये सभी मौतें न्यूटन इंटेंसिव केयर यूनिट में हुई है। अस्पताल का कहना है कि किसी बच्चे का वजन कम था तो किसी के मुंह में गंदा पानी चला गया था तो किसी के मुंह में हुए संक्रमण की वजह से मौत हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही अस्पताल में किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं हो, इसका ध्यान भी रखने को कहा गया है। पूरे 1 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 10 बच्चों की मृत्यु हुई, अलग अलग बीमारियों से हुई है। और कुछ बच्चे जैसे बाहर से भी रेफर होकर आए थे और कुछ बच्चे कम वजन के बच्चे थे, किसी के सांस लेने में तकलीफ थी और गंदा पानी पी गए थे कुछ बच्चे, उस कारण से हुआ था। सड़क परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन चालित वाहनों से लोगों के आवागमन को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2636 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भविष्य में अधिकतम चयनित शहरों में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने वालों का भरोसा बढ़ जाएगा और इसके साथ ही मूल उपकरण निर्माता नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों को लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। भले ही जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच सीधा संबंध ना दिखाई दे, लेकिन अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है और इसके चलते स्वास्थ्य सेवा में भी बदलाव की आवश्यकता होगी। वातावरण में बढ़ते तापमान के चलते वेक्टर जनित रोगों और कुपोषण जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा लोगों में बेचैनी और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियां बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि हमारी स्वास्थ्य रणनीतियों की योजना बनाने के समय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है। WHO के अनुमान के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के चलते 2030 से 2050 के बीच 2.5 लाख और लोगों की मौत हीट स्ट्रोक, डायरिया, मलेरिया और कुपोषण से होने की आशंका है। बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने शनिवार को फिर बगदाद के उत्तरी इलाके में एयर स्ट्राइक की है और इस हमले में ईरानी मिलिशिया के 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर अमेरिका ने जहां अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं ईरान की तरफ से भी प्रतिशोध की चेतावनी दी गई है। ईरान ने तेजी दिखाते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर डिप्टी कमांडर इस्माइल गनी को कमांडर नियुक्त कर दिया है।
ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद में अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इस बीच खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने 3000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर तेहरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। We are a peace-loving nation, and my administration remains firmly committed to establishing peace and harmony among the nations in the world. We do not seek war, we do not seek nation building, we do not seek regime change, but as president, I will never hesitate to defend the safety of the American people. ईरान और अमेरिका के बीच उभरे ताजा तनाव के बीच भारत ने दोनों देशों से धैर्य से काम लेने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बारे में कहा है कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की जरूरत है। रवीश कुमार ने इस बारे में एक बयान भी जारी किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान के एक वरिष्ठ नेता अमेरिका के हाथों मारे गए हैं और इसके बाद उभरे तनाव ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। इस इलाके में शांति, स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए अहम है। ये जरूरी है कि तनाव में इजाफा होकर आपसी टकराव की स्थिति न बने। ऐसी स्थितियों में भारत ने हमेशा धैर्य की अपील की है और अब भी संयम रखने की अपील ही की जा रही है। अपनी असाधारण प्रतिभा से दुनिया में पहचान बनाने वाले कई देशों से चुने गए 100 बच्चों को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी मुख्य अतिथि थे। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड का मकसद प्रतिभाशाली बच्चों को वैश्विक स्तर पर पहचान और अवसर दिलाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपना क्षेत्र चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। माता पिता को, परिवार को चाहिए कि बच्चों को ये ग्लैमर और नाम और पैसे की दुनिया में न धकेलें, उनको अपने आप आगे बढ़ने दें। हर बच्चा पंख लेके पैदा होता है। आप धक्के मार मार के मत उड़ाइए, वो जब उसके पंख खुलेंगे तो वो उड़ेगा। और पूरे समाज की, पूरी दुनिया की जिम्मेवारी है कि खुला आकाश दे ताकि वो अपने पूरे पंख फैलाकर उड़ सकें। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 में भारत से भी कई प्रतिभाशाली बच्चों ने अपनी जगह बनाई है। इसमें गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित, उद्यमी तिलक मेहता जैसे बच्चे शामिल हैं। I have a keen interest in a lot of things, so understanding them and then acting in them practically and theoretically, and even critical thinking upon fields like astronomy, astroparticle physics, quantum physics, antimatter, and a lot of various subjects in my field of interests. In my future, I want to become a successful man, a great businessman, and contribute to the society, contribute to the world, and make a change. I believe everyone I see, there is something to learn from each and every one of us among us. So everyone is a role model for me, and I hope I can be a role model for the others. इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले बच्चों का आकलन विभिन्न मापदंडों के आधार पर किया गया है। इस सूची में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और स्पेन जैसे देशों के सामाजिक कार्य, लेखन, उद्यमिता, अभिनय, मार्शल आर्ट, पेंटिंग, मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों में बच्चों का चयन किया गया है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुबई में 13 वर्षीय एक भारतीय लड़की को एक संगीत समारोह में सर्वाधिक भाषाओं में और सबसे लंबे समय तक गाने के लिए 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड प्रदान किया गया है। खलीज टाइम की खबर के अनुसार दुबई के इंडियन हाई स्कूल की छात्रा सुचिता सतीश 120 भाषाओं में गा सकती है। पुस्तक प्रेमियों का तीर्थ माना जाने वाला विश्व पुस्तक मेला आज से शुरू होने जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मेले का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के मद्देनजर मेले में गांधी मंडप तैयार किया गया है, जहां महात्मा गांधी की लिखी गई किताबों की प्रदर्शनी भी देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में 4 जनवरी से 28वें
विश्व पुस्तक मेले की शुरुआत हो रही है और ये पुस्तक मेला 12 जनवरी तक चलेगा। विश्व पुस्तक मेले में देश और विदेश के 600 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा लेंगे। लगभग 1300 से ज्यादा स्टॉल में अनेक भाषाओं की विविध विषयों पर केंद्रित पुस्तकें उपलब्ध होंगी। एनवीटी ने एक प्रोजेक्ट लिया है जिसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के अंदर की उनकी जो बच्चों को लेकर के जो कहानियां हैं, जो बोली उसमें बोली जाती हैं, उनका संकलन करके उनकी भाषा में उसको प्रकाशित करने का कार्य कर रही है। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम है महात्मा गांधी, लेखकों के लेखक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित ये थीम उनसे जुड़ी पुस्तकों, उनके लेखकीय अवदान और उनकी विश्व व्याप्ति को रेखांकित करने के उद्देश्य से संचालित है। पुस्तक प्रेमियों के लिए मेले में 4 से 12 जनवरी के बीच पुस्तकों के अलावा अनेक रोचक आयोजन होंगे, जिनमें लेखक मंच, परिचर्चाएं, सांस्कृतिक आयोजन, चित्र प्रदर्शनियां, मल्टीमीडिया गतिविधियां और क्विज कंपटीशन नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। गांधी ने जो जीवन की एक दृष्टि दी है, समाज को आगे बढ़ाने का जो उन्होंने एक विचार दिया है, उसको लेकर के गांधी का है। राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, सब के बारे में गांधी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गांधी ने नहीं कही है, और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मेले में नहीं मिलेगी, पुस्तक मेले में आपको उससे जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस विश्व पुस्तक मेले का पुस्तकों से सरोकार रखने वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। विश्व पुस्तक मेले में कुल 23 देश भाग लेंगे और हर साल की तरह इस साल भी विश्व पुस्तक मेला सुबह 11 बजे से 8 बजे तक दिल्ली के प्रगति मैदान में देखा जा सकता है। इरफान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।